पापा ये चाहते थे कि मैं घर पर रहकर ही उनके सामने रहकर, उनके साथ रहकर अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करूँ और यहाँ से सीए आराम से बना जा सकता है, तो उनका ये मानना था कि यहाँ पर ही रहकर पढ़ाई करें। लेकिन जो लोग रहते हैं, दूसरे लोग, उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि वो बोलते थे पापा को बार-बार कि इसको बाहर भेजो, इसको अब रतलाम से कहीं बड़ी सिटी में भेजो, तो इसमें इतना टैलेंट है, ये इतनी इंटेलिजेंट है, तो वहाँ पर इसको ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा, ये ज़्यादा अच्छा काम सीख पाएगी। तो कहीं न कहीं उनकी बातों में आकर पापा ये मान गए थे कि ठीक है, अपन इसको बाहर भेजेंगे आर्टिकलशिप के लिए। लेकिन क्या होता है कि लाइफ़ में अगर अपनी किस्मत में कोई चीज़ लिखी हुई हो ना, तो उसको चाह कर भी कोई चेंज नहीं कर पाता। और पापा का पूरी तरह से मानने के बाद भी लाइफ़ में कुछ ऐसा ट्विस्ट आया कि मैं बाहर नहीं जा पाई और घर पर ही रहकर मैंने पूरी तरह से अपनी जो सीए की डिग्री है वो हासिल करी है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक ऐसी स्टोरी जो कि मैंने आज तक कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करी है और काफ़ी यूनिक ये स्टोरी होने वाली है और हर बच्चे को इससे कुछ न कुछ सीख अपने जीवन में ज़रूर लेनी चाहिए। शुरू से शुरुआत करते हैं कि सीए बनने की जो जर्नी है, सीए बनने का विचार कहाँ से मेरे दिमाग में आया। तो जब मैं 8th या 9th क्लास में थी तब से ही मुझे कन्फर्म था कहीं न कहीं कि मुझे तो सीए बनना है। और एक अच्छी बात ये है उसमें कि मेरे को जब एकदम मैं कन्फर्म थी कि मुझे अब सीए की डिग्री ही लेनी है, मेरे को सीए ही करना है, तब मुझे सीए का कुछ भी नहीं मालूम था कि सीए में कितनी एग्ज़ाम्स होती है, सीए का क्या काम होता है, कुछ भी नहीं मतलब। तो फिर कहाँ से मेरे मन में एकदम से आया, तो ये भी मेरे पापा का ही सपना था, उनका मन में था कि उनके मन में एक चीज़ शुरुआत से क्लियर थी कि मेरे को ऐसा कुछ इसको करवाना है, इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन उनके मन में ये चीज़ थी कि यार ये मेरे साथ में रहकर यहाँ पर रतलाम में ही रहकर कुछ कर सके ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जैन फैमिलीज़ में अधिकतर लोगों का ये थॉट रहता है जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपका अपना बच्चा है, आप जैसे उसे चाहो वैसे उसके लिए सोच सकते हो, सपना देख सकते हो। मेरे पापा ने सोचा कि यहाँ पर रहकर सीए की एक जो डिग्री है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट हो सकती है और सीए अपने आप में एक ब्रांड रहता है, तो मतलब सीए जो रहता है उसको काफ़ी इज़्ज़त मिलती है और कॉमर्स का राजा रहता है सीए। तो मेरे पापा के मन में कहीं न कहीं क्लैरिटी थी, पर उनके लिए टास्क था कि अब मुझे सीए के लिए कैसे मनाया जाए। तो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से लाइक मैं जब 6th 7th क्लास में थी ना तब से मुझे बोलना थोड़ा-थोड़ा शुरू कर दिया था कि तू सीए कर लेना, सीए बहुत ही बढ़िया है, देख मतलब कितनी बढ़िया रेपुटेशन है और एक ब्रांड है सीए अपने आप में। तो उन्होंने इस तरीके से मुझे थोड़ा-थोड़ा इन्फ्लुएंस करना शुरू करा। अब मुझे लग रहा था, मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि मैं इन्फ्लुएंस हो रही हूँ और मुझे लग रहा था कि मैंने तो अपने खुद की चॉइस से सीए को चुना है, मैंने किसी की बात थोड़ी ना सुनी है। तो मेरे को अपने पापा की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी बात भी मनवा ली और साथ ही में मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने उनकी बात मानी है। मुझे लगा कि मैंने तो अपना खुद का डिसीजन लिया, लेकिन आज जाकर मुझे लगता है कि मैं अपना डिसीजन कैसे ले सकती थी जब मुझे उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। तो कहीं न कहीं वो मेरे पापा का सपना था, जब जाके मैं आज आपके सामने सीए परिधि कोठारी आप सभी को ये अपनी जो जर्नी है वो शेयर कर पा रही हूँ। सीए फाउंडेशन में मैंने अपनी एंट्री जब ली, तब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हुआ करते थे। यहाँ पर ही रतलाम में एक कोचिंग है, तो वहाँ पर फिज़िकल कोचिंग मैंने जॉइन करी और अपनी प्रिपरेशंस स्टार्ट करी। अब 12th की काफ़ी फ्रेंड्स जो है ना वो सीए फाउंडेशन में मेरे साथ थी। तो हमारा ऑलमोस्ट 9-10 लोगों का ग्रुप था और सीए फाउंडेशन में हमने पढ़ाई स्टार्ट करी। तो मुझे पहले ऐसा लगा कि यार ये पढ़ाई तो काफ़ी सिंपल है, मतलब सीए में इतना जो हाइप बना हुआ है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत टफ कोर्स है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब उस टाइम गाइड करने वाला भी इतना कोई था नहीं क्योंकि फैमिली में मैं फर्स्ट सीए हूँ। तो ऐसा कोई भाई-बहन हो बड़ा या फिर ऐसे कोई सीनियर्स हो, वो इतने कोई थे नहीं। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत ईज़ी, अपन तो कर लेंगे और हमने बहुत लाइटली ले लिया सीए फाउंडेशन को। और जब 1 डेढ़ महीना पहले आया, तब हमें लगा कि यार हमने ये क्या करा? जब भी कोई क्लासेस होती थी तो हमारा पूरा ग्रुप लाइक कोचिंग के बाहर बैठकर पूरा-पूरा लेक्चर हम बंक कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हँसी-मज़ाक कर रहे हैं। मतलब हमने पढ़ाई को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। पर 1 डेढ़ महीने पहले मुझे लगा कि यार अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो ये जो फाउंडेशन है फर्स्ट लेवल सीए का, यही मुझसे क्लियर नहीं हो पाएगा और फिर आगे सीए बनने का जो सपना है मेरा, मुझे बस था कि मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी सीए बनना है और अच्छे मार्क्स भी लाने हैं साथ में। तो वो सपना मुझे कहीं न कहीं दूर होता हुआ दिख रहा था। पर अब क्या था, एक ख़ास बात मेरे अंदर जो कि शुरुआत से थी कि मैंने हमेशा से ही कम टाइम में पढ़ाई करी थी। लाइक वो कंसिस्टेंट बेसिस पर पूरे साल-साल भर पढ़ाई मुझसे होती नहीं थी। पर मेरी हमेशा से क्या आदत थी कि कम टाइम में लाइक एग्ज़ाम पास में आ रही है, वो एग्ज़ाम के डर से ही मैं पढ़ने बैठती थी और उस टाइम पर इतना अच्छे से पढ़ लेती थी, पूरे-पूरे दिन टेंशन लेकर मैं पढ़ाई करने वाली बच्ची थी। मैंने वो चीज़ स्टार्ट करी, मैंने फाउंडेशन को वो 45 डेज़ या 60 डेज़ के विदिन इतना अच्छे से पढ़ा और उसमें मेरे 310 मार्क्स है और अगर 314 मार्क्स मेरे आ जाते, तो मेरी एयर भी आ जाती। तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और सब मुझसे काफ़ी खुश थे उस टाइम पर कि चलो बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। तो अब उसके बाद फिर हमने इंटर स्टार्ट करा।
अब इंटर में क्या था कि हमारा जैसे फाउंडेशन में 10 लोगों का ग्रुप था। सो इंटर में ऑलमोस्ट सिर्फ 3 या 4 बच्चे आए थे, वो 6-7 बच्चों को क्लियर नहीं हो पाया था सीए फाउंडेशन। सो इंटर की कोचिंग हमने फाउंडेशन के एग्जाम के बाद ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि एग्जाम देकर पता था कि ये फाउंडेशन तो क्लियर हो रहा है अपना। अब इंटर की कोचिंग हमने सेम जगह जहां से फाउंडेशन करी थी वहां से स्टार्ट कर दी। अब आया एक कोविड नाम का ट्विस्ट लाइफ में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही हमने कोचिंग स्टार्ट करी 5 या 10 दिन के विद इन ही वो कोचिंग बंद हो गई और 2-3 दिन का लॉकडाउन उस टाइम पर लगा। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो 2-3 दिन का लगा है, अभी घर से अब आराम से चिल करते हैं। अब हमने वैसे भी जल्दी स्टार्ट करा है, तो हम सब घर चले गए, रिलैक्स्ड हो गए। अब क्या हुआ कि वो जो 2-3 दिन का लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो गया और अब 15-20 दिन का लॉकडाउन हो गया। धीरे धीरे करके महीने भर तक वो एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन। तब हमको लगा कि अब सही टाइम है, अब घर पे लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। तब तक फाउंडेशन का रिजल्ट भी आ चुका था। तो फिर हमने घर पे लेक्चर्स लिए। उस टाइम मेरे पास लैपटॉप भी हुआ नहीं करता था, लॉकडाउन अलग था। तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लैपटॉप का भी जुगाड़ कर लिया और अपना पूरा सेटअप लेक्चर्स का घर पे कर लिया। लेकिन अब बात ये थी कि लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई उतनी हो नहीं पाती थी। पूरा ध्यान हम रोज कैरम खेलते, ताश खेलते, और ऐसी चीज लाइफ में पहली बार हो रही थी कि इतना इतने टाइम तक लॉकडाउन लगाए, सब लोग घर में। तो ऐसे में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। और वो कंसिस्टेंसी, वो मोटिवेशन, हर चीज खत्म हो गई थी। लग ही ना रहा था कि इंटर की पढ़ाई कर रहे अपन। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर वही हुआ कि 3-4 महीने बाकी थे और अभी तक ऐसा था कि कुछ भी लेक्चर्स नहीं देखे। तो मैं और मेरी एक और फ्रेंड, हम लोग साथ में कनेक्टेड थे, डेली बेसिस पर हमारी फोन पर बात हो जाती थी। तो हमने दोनों, हम सेम कंडीशन में थे, ना वो पढ़ाई कर रही थी ना मैं। हमने सोचा कि अगर अब हमने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब से हमने थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स की कंटिन्यूटी पकड़ी और लेक्चर्स कंप्लीट करने का टारगेट बनाया। बट वो उतना मोटिवेशन आ नहीं पा रहा था, क्योंकि 4 महीने बाद एग्जाम्स थी। और मेरी तो शुरुआत से आदत थी कि जैसे ही एग्जाम्स मुझे दिखेगी कि 1-1.5 महीने बाद है, तब मेरे अंदर वो मोटिवेशन आता था। तब मुझे डर लगता था यार अब अगर नहीं पढ़ा तो अब फिर फेल दिखता था मुझे अपने सामने। सो वही चीज हुई और 2 महीने बाकी रह गए एग्जाम्स को और हमें लगा हम दोनों को कि अपन तो अब गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे लेक्चर्स भी उस टाइम इतने सारे पेंडिंग थे और सेल्फ स्टडी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं करी थी। और जो लेक्चर्स देखे थे उनसे भी इतना आउटपुट नहीं निकला था। तो ऐसा लग रहा था कि यार अभी कुछ भी नहीं हुआ है और 2 महीने में इंटर क्रैक करना, वो भी दोनों ग्रुप से, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और अब नहीं हो पाएगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं से वो मोटिवेशन, वो स्ट्रेंथ जुटाया कि अपने फाउंडेशन इतने अच्छे नंबर से क्लियर कराए, इंटर तो सिर्फ पास करना है तो ट्राई क्यों ना कराया जाए। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई, रोए धोए, बहुत सारी चीजें हुई और जैसे भी करके अपनी इंटर की एग्जाम्स मैंने देना स्टार्ट करी। मैंने अकाउंट्स का पेपर दिया। मेरा अकाउंट्स का पेपर अच्छा चले गया था, क्योंकि अकाउंट्स में मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी। जब मैंने लॉ का पेपर दिया, लॉ में मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। तब मैं ऐसे हो गई थी, अंदर से मैं टूट चुकी थी। मुझे लगा कि गया, ये वाला पेपर मेरा बहुत कम चांसेस है कि क्लियर हो। पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में वो उम्मीद थी कि यार छोड़ना तो नहीं है, कुछ भी करके अपनी एग्जाम्स कंप्लीट करनी है। लेकिन मेरी जो फ्रेंड है ना, उसका वो पेपर थोड़ा शायद ज्यादा बिगड़ गया था और उसकी वजह से उसने सोचा कि अब मुझे आगे पेपर नहीं देना। और हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस था जो कि ऑप्ट आउट हम कर सकते थे। मतलब क्या था कि अगर हम अपनी एग्जाम्स अभी नहीं देना चाहते तो हम थोड़े टाइम बाद दे सकते हैं और वो हमारा अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होगा। तो उस टाइम पर हमको ये ऑप्शन मिला हुआ था। तो उसने बोला कि मैं ऑप्ट आउट के लिए ऑप्ट कर रही हूँ और मैं अभी अपने एग्जाम्स नहीं देना चाहती हूँ। तो मेरे लिए, और ये बात उसने कॉस्ट के पेपर के दिन मुझे बताई। तो मैं जब अपना पेपर देने जाने वाली थी तब मुझे पता चला कि वो अपनी एग्जाम्स नहीं दे रही है। तो मेरे लिए वो चीज बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि क्या था कि हम डेली बेसिस पर बात कर रहे हैं, हमारी हर चीज सेम चल रही है, पूरे दिन कंटिन्यूस बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, हम कनेक्टेड है। तो वो ऐसा फील आ रहा था कि यार अपने साथ एक बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और जब उसने वहां पर एग्जाम को क्विट करा ना, तब मुझे मैं हिल गई थी अंदर से। मुझे लगा कि मुझे भी अब अपना कॉस्ट का पेपर नहीं देना है, ये नहीं दे रही है तो, क्योंकि मेरे पेपर भी उतने अच्छे नहीं गए, मेरी प्रिपरेशंस भी उतनी अच्छी नहीं, मैं तो बस दे रही थी जैसे तैसे करके एग्जाम्स। पर फिर भी उसने इतना लेट मुझे बताया तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, कॉस्ट का पेपर अपन जाकर देते हैं। और कॉस्ट का पेपर लकीली मेरा थोड़ा अच्छा चले गया था। तो फिर मैंने ऑप्ट आउट नहीं करा, मैंने अपने दोनों ही ग्रुप्स जो है वो उस टाइम पर दिए। और फिर इंटर का रिजल्ट आया और मालूम पड़ा कि मेरे दोनों ग्रुप्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए विद 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्शंस के साथ। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा मेरे में अंदर वो आ गया था कि यार अब तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, अब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि नहीं हो सकती परिधि तुझसे। बट अब सबसे मेन बात थी कि इंटर अगर क्लियर हो गया ना, तो अब आर्टिकलशिप का क्या करना है। तो अभी भी वो कोविड वाला फेज जो है वो तो चालू ही था और अब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन लगा हुआ था। आप घर के बाहर सब्जी लेने के लिए भी कदम बाहर नहीं रख पा रहे थे और ऐसे टाइम पर हमको डिसीजन लेना था अपना आर्टिकलशिप ज्वाइन करने का।
तो यहाँ पर मेरे पापा जो है ना वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस हो चुके थे कि मतलब इसको बाहर भेजेंगे आर्टिकलशिप के लिए। बट सिचुएशन ऐसी कुछ बनी कि कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, जहाँ पर आप कदम बाहर नहीं रख पा रहे हो अपने घर से, तो ऐसे में आप आर्टिकलशिप बाहर जाकर जाने का कैसे जॉइन करने का सोच सकते हो। तो ऐसे टाइम पर फिर रतलाम से ही मुझे अपनी आर्टिकलशिप जॉइन करनी पड़ी और सबके मानने के बावजूद भी मैं बाहर नहीं जा पाई। मैंने रतलाम में रहकर ही अपनी आर्टिकलशिप करी। लेकिन उसका सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर मिड साइज़ फर्म जॉइन करी, जिसमें मुझे सब टाइप का एक्सपोज़र देखने को मिला। मैं अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे सकी, जिसकी वज़ह से मैंने फाइनल के भी बोथ ग्रुप सभी क्लियर कर लिए हैं और साथ ही में मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकी। और बिलीव मी, ये यूट्यूब चैनल मेरा अगर पहले नहीं था ना, तब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि यार लाइफ में अपन क्या है, लोग इतना कुछ कर रहे हैं, अपन ने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ा, ऐसा क्या करा। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे यूट्यूब से आया। आज मुझे चाहे 500 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि यार मैंने अपने दम पर कुछ तो करके दिखाया है। और वैसे ही ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई और आर्टिकलशिप में भी मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिला हर चीज़, लाइक टैक्स ऑडिट हो गया, मैंने कॉन्करेंट ऑडिट करा है बैंक में 1 साल, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का मुझे मौका मिला। मैं आउट स्टेशन ऑडिट के लिए भी भुवनेश्वर गई थी, तो वो ट्रिप भी काफ़ी अमेज़िंग थी। तो मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला। लाइफ में दूसरी चीज़ जो मुझे करनी थी, वो भी करने का मुझे मौका मिला। साथ ही में मैंने फाइनल के एग्ज़ाम्स भी अपने अच्छे से क्लियर करी, क्योंकि मुझे पढ़ने का भी अच्छा-सा टाइम मिल गया था। तो मुझे लगा कि यार लाइफ में जो चीज़ जब होती है ना, वो अपने बहुत अच्छे के लिए होती है। अगर उस टाइम पर मैंने पापा से ज़िद करी होती कि नहीं, मुझे तो कैसे भी कर बाहर जाना है, और मैं आपकी बात क्यों मानूँ, जो कि काफ़ी लोग करते हैं कि वो नहीं सुनते अपने पेरेंट्स की। वो ऐसा करते हैं कि आप जो बोल रहे हो ना वो गलत है, हम अब बहुत इंडिपेंडेंट हो गए और हम जो चाहेंगे अब वो ही करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, कभी-कभार उनकी बात सुनने से आपको कुछ अच्छा मिलेगा। और मैं हमेशा से इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, उसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। अगर आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ लिखी हुई है, तो आपको वो डेफ़िनेटली मिलकर रहेगी। तो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली थी एक बार कि मैं बाहर जाऊँगी, लेकिन मेरी किस्मत में था कि मैं यहाँ पर ही रहकर ही अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करूँगी। मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर मैं बाहर जाती तो मैं कभी भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर पाती। वहाँ पे ऑलरेडी इतना एक्सेसिव वर्क प्रेशर रहता है ना कि आप पढ़ाई के लिए अपना टाइम मैनेज कर सको, वही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ पर। तो मुझे लगा कि यार जो भी कुछ होता है ना, वो बहुत अच्छे के लिए होता है और आपको अपनी किस्मत पर कभी-कभार विश्वास करना होता है, कि खुद पर बिलीव करना होता है। सो ऐसी कुछ मेरी स्टोरी थी। तो आज ये सीए की डिग्री भले ही सिर्फ़ मेरे नाम के आगे लगी हो कि सीए परिधि कोठारी, लेकिन इसके पीछे 90% कंट्रीब्यूशन, सैक्रिफाइस अगर किसी का है, तो वो मैं पूरी तरह से क्रेडिट इसका अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। उनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लाइक यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सोशल है रतलाम में, हर लोग मतलब बार-बार कहीं आना-जाना होता है, कोई अपने घर पे आ रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। उसके बावजूद बहुत लोग कभी-कभार ताने भी मारते हैं कि ये कहीं पे भी बाहर नहीं निकलती, पूरे टाइम घर पर बैठकर पढ़ती रहती है। तो वो सब चीज़ें उन्होंने सहन करी, मुझ तक नहीं आने दी और हर रिसोर्स, हर चीज़ उन्होंने मुझे अवेलेबल करवाई, जो भी मुझे पढ़ाई करने के लिए ज़रूरत थी। उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है ना मेरी जर्नी में, ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। कभी भी मैं उनको मतलब जितना मैं थैंक यू बोल सकती हूँ, कभी भी थैंक यू शब्द इसके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। सो आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई हो, मेरी जर्नी सुनने में आपको अच्छा लगा हो, सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।